वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th का 6 चैप्टर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में जानेंगे। इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में कौन आते हैं और ट्रॉपिकल रीजन में कौन आते हैं, इसमें 2 बेसिन दे रखे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, इसमें हम इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें भी बहुत सारी पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं टर्म आपको बताता चलूँगा, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, साथ साथ में। और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, सीडीएस का है या एनडीए का एग्ज़ाम है, ठीक है, स्टेट पीसीएस का आपका एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का है, एचसीएस का है, कोई भी स्टेट पीसीएस का आपका एग्ज़ाम, या कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको डिटेल में एनसीईआरटी पढ़नी है, जीएस पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेस है, जीएस है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है। साथ साथ में मैं थोड़ा सा डाटा देता हूँ, ज़्यादा डाटा नहीं दूंगा, क्योंकि जब हम 11th क्लास की एनसीईआरटी के पास जाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है 11th क्लास की किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैं जो इसके हिसाब से है 7th क्लास के हिसाब से वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा जो चैप्टर है 6 चैप्टर है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ठीक है। मानव पर्यावरण, उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश। पहले इसमें थोड़ी सी स्टोरी बता रखी है, ये बता रखा है कि जहाँ अलग अलग जहाँ के निवासी हैं, अलग अलग रीजन के जो निवासी हैं, ठीक है, वहाँ का कल्चर अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है। ये सारी चीज़ें स्टोरी के माध्यम से आपको बताई हुई है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर सबसे पहले, वो ये बता रखा है अमेजन बेसिन में लाइफ इन अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में जीवन कैसे। पहले तो आपको ये अमेजन और बेसिन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अमेजन है, अमेजन एक रिवर है। मैं आपको पहले भी ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, जो वर्ल्ड बड़ा मैप मैंने आपको बताया था। अमेजन रिवर है वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी 2nd नंबर पे। पहले नंबर पे नील नदी है, पहले नंबर पे है जो आपकी नील नदी है, जो आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। 2nd नंबर पे जो आपकी अमेजन नदी है। और अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से, पानी ढोने के हिसाब से देखेंगे तो वर्ल्ड की पहले नंबर की है। बेसिन के हिसाब से भी वर्ल्ड की पहले नंबर की रिवर है। पहले बेसिन क्या है, मैं आपको ये चीज़ मैप से बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपको एक एक चीज़। मैप आपको ध्यान से देखना है। देखिए, ये बेसिन का मैप दे रखा है, अमेजन बेसिन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेन रिवर है आपकी, अमेजन नदी यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, ठीक है। जहाँ जहाँ से अमेजन नदी में पानी आ रहा है, जहाँ जहाँ से पानी एकत्रित कर रही है अमेजन नदी, ठीक है। तो ये जो सारा हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा रीजन हो जाएगा, इसको अमेजन बेसिन बोलेंगे। जहाँ जहाँ से जो ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों के द्वारा जो इसमें अमेजन मेन नदी में पानी आ रहा है, इसको पूरे के पूरे को अमेजन बेसिन बोलेंगे हम। ये बेसिन आपका क्लियर हो गया। अमेजन रिवर आपकी कवर होगी। अमेजन जो रिवर है आपकी, ये आपकी साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका यहाँ पर लिखा हुआ है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर होगी चीज़, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको क्लियर होगी। दूसरा यहाँ पर बता रखा है, मैं आपको मैप से आगे और चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा सॉरी। ये जो अमेजन बेसिन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। देखिए, मैंने आपको पहले भी चीज़ें समझा रखी हैं, दोबारा से मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये आपकी अर्थ है, ये होगी यहाँ पर इक्वेटर, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, ठीक है। 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे आपकी कर्क रेखा है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। दूसरी आप 23.5 डिग्री नीचे आप आओगे साउथ में, ठीक है, सदर्न लैटिट्यूड और नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, ठीक है। ये यहाँ पर आओगे 23.5 डिग्री, ये भी, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, ठीक है। इनके बीच का जो रीजन है, इसको हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश बोलेंगे, ठीक। इनके बीच का जो रीजन है, इसको हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय रीजन बोलेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन इंग्लिश में बोलेंगे इसे, ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर हो गया? यहाँ पर इस इंग्लिश में से बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, क्लियर है।
23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री ऊपर, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे पूरे को, ठीक है। इसके जो इक्वेटर है इसके ऊपर को जो ये ग्लोब बसता है, इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद दूसरी चीज़ है, जैसे ये आपकी इक्वेटर है 0 डिग्री है और यहाँ से आपका 10 डिग्री ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, और दक्षिण में जो दक्षिण अक्षांश रेखा है 10 डिग्री नीचे तक, ये जो रीजन है इसको हम बोलेंगे भूमध्य रेखीय प्रदेश, इक्वेटोरियल रीजन, भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ पर जो है आपकी गर्मी सबसे ज़्यादा बढ़ती है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यहाँ पर गर्मी, इस उससे भी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर है। ये मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी आपको ये चीज़ें क्लियर की थी। इसे डोल्ड्रम बोलते हैं, शांत पेटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ जो एयर वाले चैप्टर में मैंने आपको चीज़ बताई थी कि सूर्य की गर्मी से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो एयर है आपकी हवा है वो ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठेगी तो अपने साथ अपनी ह्यूमिडिटी भी लेके जाएगी, जो आपका वाटर है वेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी अपने साथ लेके जाएगी। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है दिन में, तो शाम के टाइम क्या है यहाँ पर बारिश हो जाती है, ठीक है, शाम के टाइम में यहाँ पर बारिश हो जाती है। दिन के समय दोपहर तक इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि सारा जो वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ, और शाम की तरफ वो ठंडा हो जाता है, तो शाम की तरफ बारिश हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है इस रीजन में। ये मैप से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप अमेजन बेसिन के बारे में देखोगे, यहाँ पर ये आपका दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से ये आपको होगी 0 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, और ये होगी आपकी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक और फैक्ट इसके साथ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो मैं चीज़ मार्क करता हुआ जा रहा हूँ, ये आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील कंट्री है। जो ब्राज़ील कंट्री एक ऐसा कंट्री है जिससे दो रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, एक आपकी इक्वेटर भी यहाँ से गुजर रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा भी यहाँ से गुजर रही है, मकर रेखा भी गुजर रही है, भूमध्य रेखा भी यहाँ से गुजर रही है। पूरे वर्ल्ड में एक ही देश है, फैक्ट बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर है 10 डिग्री आपका यहाँ पर हो गया, ये 10 डिग्री यहाँ पर हो गया। तो ये जो रीजन पड़ता है ये आपका बहुत ही गर्म प्रदेश है। यहाँ पर जो यहाँ पर टेम्परेचर रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रीजन में आ गया आपका, ट्रॉपिकल रीजन में वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में आ गया। तो यहाँ पर सुबह के टाइम में गर्मी हुई, शाम के टाइम पर बारिश हो जाती है। यहाँ पर जो मौसम है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। दिन के समय तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। रात के समय क्या है, टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी उतनी रहती है, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। ये अमेजन बेसिन है और यहाँ पर अगर आप इसके देखोगे, ये जो मेन नदी है अमेजन, ये ब्राज़ील में है मेन रूप से, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, इन देशों को अगर आप छोड़ दें बाकी सारे के सारे देश इसमें शामिल हो जाते हैं। अर्जेंटीना को छोड़ दिया जाता है, पराग्वे, उरुग्वे, चिली, बाकी सभी देशों से इसकी ट्रिब्यूटरी है, बाकी सभी देशों में इसका बेसिन आ जाएगा। ब्राज़ील में मुख्य रूप से आ जाएगा, ठीक है। सूरीनाम आ गया, गुयाना आ गया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, ये सारे के सारे देश इसमें आ जाएंगे जहाँ पर इसका बेसिन है। ये अमेजन बेसिन मैंने आपको क्लियर कर दिया और नदी आपको मैंने क्लियर कर दी। जो मैं आपको ट्रिब्यूटरी बता रहा था, सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी जिनको बोलते हैं, सहायक नदियाँ, यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों से जिस क्षेत्र में पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन कहलाता है, जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई हैं। क्लियर होगी यहाँ पर ये चीज़। यहाँ पर ये चीज़ बता रखी है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना बोलते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर ये अमेजन का आप देखोगे ऐसी समुद्र में मिल जाती है, यहाँ पर ये नदी का माउथ ऑफ रिवर हो जाता है, नदी का मुहाना हो जाता है। एक चीज़ आपको और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है कि पूर्व की तरफ अंध महासागर में गिरती है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर आपका जो है अटलांटिक महासागर है। ये अगर आप इसके इस तरफ देखोगे तो ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। साउथ जो आपका दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। इस तरफ आप देखोगे तो ये आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ पर ये चीज़। उसके बाद इसके क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। डेली जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ का जो मौसम है, एक तो वहाँ पर चिपचिपाहट होगी, गर्म होगा, हॉट होगा, ठीक है। एक ह्यूमिडिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। डेली वहाँ पर वर्षा होती है, रात के समय टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी बनी रहेगी। फिर वहाँ पर
वर्षा वनों के बारे में बता रखा है। वहाँ पर क्लाइमेट के बारे में तो आपको बता ही दिया। रेन फॉरेस्ट के बारे में बता रखा है, रेन फॉरेस्ट के बारे में आपको बता रखा है। रेन फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं भाई? वर्षा वन कहाँ पर होते हैं? जिन्हें सदाहरित वन भी बोल देते हैं, एवरीग्रीन जो रहते हैं हमेशा, ये वहाँ पर होते हैं जहाँ हद से ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि 200 सेंटीमीटर के आसपास। हमारे इंडिया में कहाँ पर है? हमारे इंडिया में ये जो वर्षा वन है, एवरीग्रीन जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, ये जो आपका वेस्टर्न घाट वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, जब मैं आपको इंडिया पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपका महाराष्ट्र भी आ जाता है, महाराष्ट्र का वेस्ट का एरिया आ जाता है, ठीक है, गोवा का एरिया आ जाता है, कर्नाटका का एरिया आ जाता है, जो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर रेन फॉरेस्ट होंगे, जहाँ पर हद से ज़्यादा वर्षा होगी, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी रीजन होगा, ठीक है, जैव विविधता वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर, ठीक है। इसलिए रेन फॉरेस्ट जो वर्षा वन होते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रजाति की, बहुत तरह की अलग अलग प्रजाति होती हैं, बहुत तरह की स्पीसीज यहाँ पर होती हैं, बहुत तरह की प्रजातियाँ हैं, ठीक है, इनकी अलग अलग। और ये जो बस जैसे कि आप दूसरे पेड़ों के बारे में देखते हैं, जैसे कि पतझड़ एक रीज़न आता है जिसमें जो वृक्ष हैं, जो आपके प्लांट है, वो अपने पत्ते गिरा देते हैं नीचे, ठीक है। इनमें अलग अलग प्रजातियाँ, तो ये अलग अलग टाइम पे पत्ते गिराते हैं, ये अलग टाइम पे, ये अलग टाइम पे, इसीलिए हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सदाहरित वन, रेन फॉरेस्ट जो वर्षा वन जिन्हें बोल रहे हैं, इन्हें सदाहरित वन भी बोलते हैं। ये अलग अलग टाइम पे पत्तियाँ गिराते हैं, हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये इतने ज़्यादा सघन होते हैं, इतने ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा थिक होते हैं, इतने ज़्यादा सघन होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा जुड़े, इतनी ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं, जो सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो उसके नीचे नहीं जा पाता, ठीक है। एक रूप, एक छत सी बना लेते हैं पूरी तरह से, जो सनलाइट है वो उसके नीचे नहीं जा पाती। यहाँ पर आपको ये चीज़ थोड़ी सी मैप से भी दे रखी है, मैप से थोड़ा सा दिखा रखा है आपको यहाँ पर, जो सूर्य का जो लाइट है वो नीचे नहीं, सूर्य का जो सनलाइट है वो नीचे नहीं जा पाती इसमें, ठीक है। तो इसमें वही जो प्रजातियाँ हैं, वही जीव जंतु रहते हैं जो सूर्य के बिना, प्रकाश के बिना भी रह सकते हैं। दूसरा यहाँ पर थोड़े से फैक्ट दे रखे हैं वर्षा वन में, जैसे अमेजन बेसिन के बारे में इन्होंने स्पेशल बता रखा है, टूकन के बारे में दे रखा है। ये कई बार फैक्ट आपके पूछ लिए जाते हैं, ये कई बार फैक्ट आपके पूछ लिए जाते हैं। टैपीर के बारे में बता रखा है, जैसे कि टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए नहीं जाते, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। प्राणियों में बंदर, सलाद, चींटी खाने वाला टैपीर, चींटी खाने वाला टैपीर यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है। सांप आपको पता ही होगा, एनाकोंडा रीजन में, एनाकोंडा यहीं पर पाया जाता है अमेजन बेसिन में। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा, ये आपका अमेजन बेसिन रीजन में ही पाया जाता है, ठीक है। कीड़े मकोड़े पर भी इस बेसिन में निवास कर हजारों कीड़े मकोड़े, मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियाँ, ये बहुत तरह के थोड़े से फैक्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है, थोड़े से फैक्ट दे रखे हैं। यहाँ कर वर्षा वन के जो निवासी हैं, रेन फॉरेस्ट के जो रहने वाले हैं, ठीक है, पीपल, यहाँ के जो लोग हैं, क्या करते हैं, यहाँ के लोग छोटे 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 से क्षेत्र में वन के वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। आपको एक चीज़ और दे रखी है, दूसरा ये दे रखा है फैक्ट, यहाँ पर पुरुष जो है शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके लिए आएगी, वो आएगी यहाँ पर कर्तन दहन पद्धति, इंग्लिश में से बोलेंगे स्लैश एंड बर्न। या आपने नाम शायद सुन भी रखा होगा अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ रखी हो, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इसे बोलते हैं, सॉरी कल्टीवेशन, ठीक है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, कर्तन दहन कृषि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसान क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं, जहाँ जंगलों में रहते हैं, जहाँ पर वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको काट करके साफ कर, जैसे जंगल है यहाँ पर, इसको काट करके पहले साफ कर लिया, काट दिया, काट करके इसको साफ कर लिया, साफ करके इसको जला दिया, इसको जला दिया, इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाएंगे, वहाँ पर फसल पैदा कर लेते हैं। वहाँ फसल पैदा कर ली, जब ये भूमि उपजाऊ नहीं रहती, यहाँ से चले जाते हैं, दूसरी जगह कटाई शुरू कर देते हैं, दूसरी जगह पर शुरू कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ की, यहाँ पर दोबारा से पेड़ उग जाते हैं, फिर वापस यहाँ पर आ जाते हैं। इंडिया में ये चीज़ कहाँ पर, यहाँ पर इसे कर्तन दहन पद्धति बोल रहे हैं, ठीक है। इंडिया में इसे इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडिया में इसे झूमिंग कृषि बोलते हैं। इंडिया में इसे स्लैश एंड बर्न को झूमिंग कृषि बोलते हैं। कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, ये होती है नागालैंड में, ये होती है आपके नागालैंड में। ये जो आपको फैक्ट दे रखा है, ये आपके नागालैंड में होती है, ठीक है। दूसरा ये चीज़ दे रखी है, थोड़े से फैक्ट दे रखे हैं, वो इसी से पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि टेपियोका, अनानास, शकरकंद, यहाँ पर ये फसलों को टेपियोका, अनानास और शकरकंद। दूसरा, महिलाएं भी अपनी साग सब्जियों में परिवार का भरण पोषण करती हैं।
कर्तन दहन पत्ती आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है, जिसे कसावा भी बोलते हैं। ये इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा बोला जाता है। ये आलू की तरह ज़मीन में पैदा होता है। ये फैक्ट यूपीएससी में ही पूछा गया है, कसावा की खेती। ये चींटी गिराने अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का हो गया, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। कॉफ़ी में तो ब्राज़ील पहले नंबर पे आता है, फिर मक्का हो गया, फिर कोको हो गया, यहाँ पर पैदा होता है, ठीक है। वर्षावन में अत्यधिक मात्रा में घरों में लकड़ी प्रदान करते हैं। लकड़ी यहाँ होती है। मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट के घरों में, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। और दूसरा यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, थोड़ी सी फैक्ट यहाँ पर यह दे रखा है कि जैसे अमेजन बेसिन है, पुराने टाइम में धीरे धीरे अब वहाँ की लाइफ बदल रही है, ठीक है। वर्षावन जो है वहाँ पर काटे जा रहे हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन वहाँ पर हो रहा है, जब गतिविधियाँ वहाँ पर बढ़ रही हैं। ये आपको मैप से बहुत अच्छा समझा रखा है, ठीक है। मैप से आपको बहुत अच्छा समझा रखा है, जैसे कि पहले ये था, फिर ये है, और अब ये स्थिति है, ठीक है। धीरे धीरे वहाँ पर जो है इनको वनों को जो है वर्षा वनों को काटा जा रहा है वहाँ पर। ये आपके पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो हमारी ऑक्सीजन है, टोटल जो अर्थ का जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20% है वो अमेजन बेसिन रेन फॉरेस्ट है, वहीं से आता है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है, इसे अर्थ का फेफड़ा भी बोला जाता है, अमेजन बेसिन के जो रेन फॉरेस्ट, इसके बारे में। तो ये चिंता का विषय है, इसको ये चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर पहला चैप्टर अमेजन बेसिन वाला। दूसरा रीजन आपको दे रखा है सब ट्रॉपिकल रीजन का। पहले हमने ट्रॉपिकल रीजन की बात करी, उष्ण कटिबंधीय की, और अब हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन की, ठीक है, जिसमें आपका आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय, हिंदी में बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे सब ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर हो गया, सब ट्रॉपिकल रीजन या उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। यहाँ पर हमारा इन्होंने दे रखा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में दे रखा है, जो हमारी गंगा रिवर है उसके बारे में बता रखा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। गंगा ब्रह्मपुत्र लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, यहाँ की लाइफ के बारे में बता रखा है। पहले तो आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा प्यारा भारत इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पर रिवर दे रखी है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दे रखा है। बेसिन में आपको पहले समझा चुका हूँ। ये गंगोत्री से आपको गंगा नदी चलती है, यहाँ से ये गंगा नदी होगी मेन नदी। ये आपकी यमुनोत्री से यमुना नदी हो गई, ठीक है। इधर से चंबल नदी आ गई, सिंध, बेतवा के ये सोन नदी आ गई, ठीक है। यहाँ पर सोन नदी आ गई, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, महानदी, ये बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर आ जाती है। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं सारी की सारी, ठीक है। ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी, और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, ब्रह्मपुत्र नदी आ गई। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आगे गंगा में मिल जाती है। और यहाँ पर ही सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन के डेल्टा पे ही आपका पूरा का पूरा बांग्लादेश बसा हुआ है, ठीक है। सुंदरी नाम के वृक्ष है वहाँ पर। डेल्टा मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। वैसे जब नदी समुद्र में मिलने से पहले जो भी अपने साथ मिट्टी गाद लाती है उसको वहाँ पर उड़ेल देती है समुद्र में मिलने से पहले, ठीक है। बहुत ही उपजाऊ रीजन होता है वहाँ पर, दलदली इलाका होता है, उसको ऐसे ऐसे करके रीजन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा वैसे दिखा रखा है मैप में। इसको हम डेल्टा बोलते हैं, इसको हम पूरे को डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पूरे वर्ल्ड का पहले नंबर का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा से बोला जाता है। जो बांग्लादेश है आपका पूरा का पूरा इसी में बसा हुआ है। यहाँ पर गंगा का नाम अलग अलग हो जाता है। पहले जमुना होता है, गंगा का नाम यहाँ पर पहले जमुना होगा, फिर ये ब्रह्मपुत्र मिल जाती है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और नदी मिलती है, फिर मेघना हो जाता है, और ये फिर ये इधर इस तरफ से एक पार्ट इसका निकल जाता है, इसे हुगली, कलकत्ता हुगली रिवर पे ही बसा हुआ है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोलते हैं। तो ये आपका बेसिन हो गया, पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन हो गया। इसको पूरे को गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन बोलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन क्यों बोला हुआ है सॉरी, जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे हमारी अर्थ है, ये आपकी इक्वेटर हो गई, ये आपकी 23.5 डिग्री मैंने आपको मकर रेखा बताई, सॉरी कर्क रेखा बताई थी,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23.5 डिग्री मैंने यहाँ पर आपको मकर रेखा बताई थी। इसके बाद का जो रीजन है यहाँ तक का 66.5 डिग्री आर्टिकल सर्कल, और ये अंटार्कटिका सर्कल नीचे 66.5 डिग्री, इसे बोलेंगे हम सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन इसे बोलेंगे। हमारा जो इंडिया इक्वेटर अस्की यहाँ से जा रही है, सॉरी इक्वेटर कह रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से गुजर रही है बिल्कुल, उसके ऊपर के रीजन को बोलेंगे, और ये वहीं पर है पूरा का पूरा रीजन। ये देखिए, ये आपकी बता रखी है, ये पूरी की पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। मैंने आपको पहले उसमें करवा भी रखी है चीज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर गुजरात से हो गई, ये आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और ये मिजोरम हो गया। 8 जो आपके स्टेट हैं उनसे गुजर रही है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर होगी यहाँ पर चीज़। और गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में ये आपको वही चीज़ें बता रखी है, नदियों के बाद गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का मैप आपको बता रखा है, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पर इन्होंने दे दिया, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर को अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। ये बेसिन जो है, उसके बाद है नीचे का दे रखा है इन्होंने, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, जैसे गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं, ठीक है। एटलस के माध्यम से आपको दिखा रखा है, सुंदरबन का डेल्टा मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर होगी यहाँ पर चीज़ें आपकी। दूसरा यहाँ पर बता रखा है कि जैसे मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक किसे बोलते हैं? ऑक्सबो लेक किसे बोलते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ये नदी जब मैदानी भाग में जाती है तो सर्पीले आकार की हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ठीक है। फिर ये कटाव शुरू कर देती है, यहाँ पर बिल्कुल काटना शुरू कर देती है, ऐसे 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 करके, ठीक है। मलबे को पूरा काटना शुरू कर देती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये चीज़ें भर जाती हैं, ये नदी का जो एरिया है वो ऐसे हो जाता है, और यहाँ पर ये जो है ऐसी चीज़ बची रह जाती है, ऐसे मान लो यहाँ पर ऐसी चीज़ बची रहेगी, यहाँ पर ऐसे पीछे का एरिया बचा रहेगा यहाँ पर, इसको बोलेंगे एक्सबो लेक। यहाँ से कट जाती है नदी, यहाँ से कट गई, ऐसे कट गई, ऐसे ऐसे छोटा रूप हो गया, ऐसे हो गया, तो ये जो एरिया बच जाता है इसको एक्सबो लेक बोलते हैं, चाप झील बोलते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बता रखा है हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है मानसून, आपको पता ही, मानसून वाले चैप्टर में पूरा का पूरा मैं क्लियर कर चुका हूँ। मानसून हमारे मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर तक चलता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी, और शीत ऋतु में ठंड पड़ती है, ठीक है। मानचित्र में आपको ये 6.8 में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है मैं आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ पर जनसंख्या के बारे में बता रखा है। जनसंख्या का जो वितरण है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में कम है, जहाँ से गंगा नदी चलती है। जैसे मैं आपको मैप से दिखा दूँ, जहाँ से गंगा नदी चलती है जो यहाँ पर जनसंख्या का, ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या कम होगी। यहाँ पर जो एरिया, ये जो मैदानी भाग है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी। जनसंख्या का जो वितरण होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी नदी के आसपास के रीजन में, क्योंकि उपजाऊ रीजन है पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा उपजाऊ रीजन है। बांगर खादर जब हम पढ़ेंगे इंडिया के, उसमें मैं आपको ये चीज़ें आगे क्लियर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। बेसिन का रीजन है, और यहाँ पर डेल्टा का रीजन है, जहाँ पर जूट वगैरह पैदा किया जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है, डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा है। अब जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रखा है। जो आपका है जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बहुत अच्छी से चीज़ समझाई हुई है। पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम बोलेंगे, 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, जैसे कि ये एरिया आपका 1 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर का जो आपका एरिया, इसमें रहने वाले जो पब्लिक है, जो जनसंख्या है, ठीक है, उसके हिसाब से इसको बोलेंगे डेंसिटी, यहाँ पर रहने वालों की डेंसिटी। जैसे कि कोई आपने कमरा ले लिया, इसमें 4 लोग हैं, ठीक है, तो ये यहाँ की डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, एक रीजन के हिसाब। 1000 वर्ग किलोमीटर में यानी कि 4 लोग हैं, 1000 वर्ग किलोमीटर में यानी कि 200 लोग हैं, 1000 वर्ग किलोमीटर में यानी कि 1000 लोग हैं। तो यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पुराने आंकड़े आपको दे रखे हैं, जैसे कि जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड का 189 है, वेस्ट बंगाल का आपका 1029 है, अब बिहार का सबसे ज़्यादा 1102 है। ये चीज़ें बता रखी हैं आपको। इससे भी ये गंगा ब्रह्मपुत्र के रीजन में ही है, जैसे कि पहाड़ी एरिया गया उत्तराखंड का, यहाँ पर कम है जनसंख्या डेंसिटी है जो, ठीक है। दूसरा वेस्ट बंगाल में उससे ज़्यादा है, और बिहार में सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। फसल यहाँ पर आपको पता ही होगा, गेहूँ है, मक्का है, जवार है, चना है, बाजरा है, यहाँ पर उग जाने वाली फसलें, क्योंकि उपजाऊ रीजन है, पानी की कोई ऐसी समस्या है नहीं यहाँ पर इस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें उगाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्र में कुछ केले के बागान भी आप
देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में और असम में चाय, वेस्ट बंगाल में और असम तो चाय में पहले नंबर पे ही है। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन, सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। मन, ढाल और पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। वेदिकाएं कैसी होती हैं, मैं आपको वेदिकाएं मैप से दिखा देता हूँ। वेदिका कृषि जो होती है ये मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपका भूमि का कटाव ज़्यादा ना हो। यह है आपकी वेदिका कृषि, ठीक है, यह आपकी वेदिका कृषि होगी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, वेदिका कृषि, ठीक है। ये वेदिका टेरेस का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है, ऐसे ऐसे पहाड़ी एरिया में, ताकि भूमि का कटाव ना हो। ये वेदिका कृषि है, ये पहाड़ी रीजन के लिए, ये जो चीज़ है आपको ये पहाड़ी रीजन के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है, छोटी सी चीज़ें यहाँ पर एक एक दो दो फैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि बता रखा है यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान के, साखू के और पीपल के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं, ठीक है। वर्षा वन के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं, ये पर्णपाती वन है, सेकंड के हैं जो सब ट्रॉपिकल रीजन के जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बारे में बता रखा है। ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैग्रोव वन, मैंने आपको बताया था, अभी सुंदरवन का डेल्टा मैं आपको बता चुका हूँ। जो डेल्टा रीजन है गंगा ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर मैग्रोव वन है। मैग्रोव वनों में सुंदरी नाम का जो वृक्ष है उसकी सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा वही पाया जाता है, इसीलिए उसे सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। क्लियर हो गया। उत्तराखंड, सिक्किम और मध्य प्रदेश में ठंडी जलवायु है, पहाड़ी रीजन है। तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़ और देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ी रीजन में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं और देवदार के पाए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर ये चीज़ें। दूसरा आपको ये बता रखा है कि जैसे धान की जो कृषि है, ठीक है, धान के बारे में आपको दिखा रखा है। धान की जो कृषि यहाँ पर दे रखी है पैडी कल्टीवेशन, धान को बोलेंगे इंग्लिश में पैडी, पैडी कल्टीवेशन। धान सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी लगाया जाता है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जहाँ पर ये पूरा का पूरा रीजन है। असम में चाय के बागान लगाए जाते हैं, ठीक है। असम में आपके टी गार्डन, टी गार्डन, चाय के बागान लगाए जाते हैं। असम में चाय पहले नंबर पे होती है। दूसरा है बेसिन में जो आपके वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रखा है, बेसिन में जो आपका वाइल्ड लाइफ है उनके बारे में बता रखा है। वन्य जीव भी पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर सामान्य रूप से पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा, ये बहुत फेमस है, फैक्ट बहुत जगह पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र में, यानी कि असम में पाया जाता है, असम में पाया जाता है। असम का जो आपका नेशनल पार्क है वहाँ पर पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। एक सींग वाला जो आपका गैंडा है उसके बारे में ये चीज़ें आपको बता रखी हैं, ठीक है। दूसरा आपको बता रखा है डेल्टा में बंगाल टाइगर पाया जाता है, ये बहुत फेमस है, और मगर पाए जाते हैं, ठीक है। डेल्टा में क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं और बंगाल टाइगर्स पाया जाता है। नदी के सांप, जल, झील, बंगाली खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियाँ, रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है यहाँ पर। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। एक तो मछली खाते हैं और दूसरा चावल, राइस। एक सींग वाला गैंडा आपको असम में याद रखना है। बंगाल टाइगर आपको मैंने बता ही दिया। दूसरा आपको बता रखा है, ये एक सींग वाले गैंडे का आपको पिक्चर भी दे रखी है। दूसरा आपको ये चीज़ बता रखी है, थोड़ा सा फैक्ट दे रखा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो फ्रेश वाटर है, जहाँ पर साफ जल है, एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में, लोकल जो लैंग्वेज में उसे बोलते हैं सुसु, ठीक है। ये अंधी डॉल्फिन है, ये ब्लाइंड डॉल्फिन है, ब्लाइंड डॉल्फिन, ठीक है। ये साफ पानी में पाई जाती है, साफ पानी की तरफ बढ़ती है, ठीक है। अंधी डॉल्फिन जिसे कहा जाता है, सुसु की स्थिति जल की शुद्धता का पता लगाती है, पता चलता है। जहाँ पर साफ जल होगा ये वहीं पर मिलेगी। रसायन की अधिक मात्रा में गैर उपचारित औद्योगिक अंग शहर की गंदगी के कारण प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये आपको थोड़ा सा फैक्ट दे रखा है इसके बारे में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के बारे में। दूसरा आपको यहाँ पर दे रखा है प्रदूषित झील, थोड़ा सा आपका एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें आ गई यहाँ पर, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ये आपको पिक्चर देखिए, इससे आप फैक्ट भी ले सकते हो। इलाहाबाद आपको पता ही संगम पे बसा हुआ है, कानपुर गंगा नदी पे है, वाराणसी भी, लखनऊ आपका गोमती रिवर पे है,
पटना आपका गंगा पे है और कोलकाता आपका हुगली नदी पे है। इन शहरों से जो भी कचरा निकलता है इसकी कारण ये गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। और गंगा के लिए आप नमामि गंगे प्लान के बारे में आपने सुन रखा होगा, ठीक है। बेसिन दूसरा इसमें फैक्ट आपको दे रखा है और चीज़ें नहीं बचेंगी, यहाँ पर एक ही चीज़ बचेगी। जैसे आपको ये फैक्ट दे रखा है, मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य में बाघ टाइगर पाए जाते हैं। ये कहाँ पर है? मानस वन्य प्राणी वाइल्ड लाइफ, ये असम में है आपका, ये आपका असम में है, ठीक है। इसके बारे में जो आपको फैक्ट है थोड़ा सा, टाइगर टाइगर इन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके टाइगर पाए जाते हैं, ये असम में है। फैक्ट रह गया यहाँ पर। दूसरा पर्यटन का बता दिया यहाँ पर, पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल है, इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप है, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम में काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य। मानस का मैंने आपको दिखाई दिया, काजीरंगा दूसरा हो गया। तथा अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पर सारे के सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए। दोनों की दोनों रीजन मैंने आपको बता दिया, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। ये आपका ज्योग्राफी से ज़्यादा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ था, जिसमें आपको थोड़े से फैक्ट याद रखने हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं साथ साथ में, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, इनको क्वेश्चनों को अगर आप लगा लोगे तो आपकी मेंस की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपके ये क्वेश्चन बचते हैं, ये आपके पीटी के लिए बचेंगे। टोकन क्या है, जैसे इसमें पूछ रखा है, ठीक है। पशु है, पक्षी है क्या, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये वाले कर लोगे तो ज़्यादा सही आप रहोगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।